नमस्कार, मैं शिराज। ये पहली ऐसी सेंचुरी है जब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम खुशी मनाएं या दुख मनाएं। हाल ही में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और हम सब जानते हैं कि टैक्स सरकार कितना कितना लेती है, चाहे वो केंद्र सरकार लेती हो सेंट्रल एक्साइज के रूप में या वैट के रूप में या और भी तरह तरह के टैक्स के रूप में राज्य सरकारें ले रही हों। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के कारण इस पेट्रोल की कीमत इतनी हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? इस पे बारे में आप बात करेंगे हम, और साथ ही क्यों इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या सरकार ने कोई गलती की है, क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्यों सरकार हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमत कम नहीं करेगी टैक्सेस के रूप में। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को आप समझें, तब आपको अंदाजा होगा कि कितना फायदा हो रहा है सरकार को इस पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के कारण। ये बात एक हद तक ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं। जहां $40 प्रति बैरल आ चुका था तेल, वहां अब ये 60 से ऊपर आ चुका है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो कि ओपेक की कंट्री है, उसने अपना आउटपुट घटाया है। वैक्सीन आने के बाद जो मार्केट में तेजी आई, इसलिए जो पेट्रोल के दाम है वो बढ़े। लेकिन ये फॉर्मूला तब भी फिट बैठना चाहिए था जब मार्केट में कीमत $20 प्रति बैरल थी और तेल की कीमतें हमारी कम नहीं हो पा रही थी। अब चलते हैं 2008 में। ये वो समय था जब ग्लोबल रिसेशन चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $147 प्रति बैरल थी, $147, और भारत में कीमत ₹45। जी हाँ, आज $61 प्रति बैरल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत, और हमारे यहाँ सेंचुरी हो चुकी है। इसके पीछे की वजह थी कि भारत सरकार सब्सिडी दिया करती थी, जो कि 2014 के बाद वो सब्सिडी मिलनी बंद हो गई। ये सब्सिडी 17% तक की हुआ करती, वो अब सरकार को सीधा सीधा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि वो उसने देनी बंद कर दी। इसका भार आम जनता को उठाना पड़ रहा है। दूसरी और महत्वपूर्ण वजह है, 2015 में अमेरिका और P5 के जो कंट्री हैं, उनकी डील होती है ईरान से। वो डील थी न्यूक्लियर डील को लेकर, जिसपे सैंक्शन लगे हुए थे ईरान पर कि वो किसी को तेल नहीं बेच पाएगा। वो डील पूरी होती है, अब ईरान तेल बेचना शुरू करता है। लेकिन 2018 में अमेरिका उससे विड्रॉ कर जाता है और ईरान पे दोबारा सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि वो अब तेल फिर किसी को ना बेच पाए। भारत से भी कहा जाता है कि आप ईरान से तेल ना लें, क्योंकि भारत भी ईरान से काफी तेल आयात करता था। ये स्थिति उत्पन्न होने के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड थे, उनकी बात मानने पर, अपने नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, हम ईरान से तेल का आयात शून्य कर देते हैं। ध्यान रखें, नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे, जो कभी नहीं होता, यानी कि सोवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइजेशन। ठीक है, हमने आयात शून्य कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, हम ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट सिस्टम देता था, यानी कि अगर आप 1 फरवरी को तेल लेते हैं ईरान से, तो आप 1 अप्रैल तक उसका भुगतान कर सकते हैं, जो कि बहुत कम देश भारत को देते हैं। दूसरा, ईरान भारत को फ्री शिपिंग देता था, ईरान भारत को इंश्योरेंस की व्यवस्था देता था, और सबसे जरूरी बात, ईरान और भारत के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था वो रुपये और रियाल में होता था, यानी कि डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता था भारत को रुपया अपना। ईरान के तेल की खूबी ये थी कि उसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम थी। उसका इम्पैक्ट ये था कि हम तेल को रिफाइन करने में हमारी लागत कम आती थी, जिससे कि एंड कंज्यूमर पर उसका प्रभाव नगण्य होता था, कम दाम में मिल जाता था। यानी कि मान लीजिए 60 रुपए का अगर तेल है तो 50 रुपए में 52 रुपए तक में मिल जाता था, ईरान से लिया गया तेल। अब हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन हमें उसका विकल्प ढूंढना पड़ा। अमेरिका के पास गए, उसने हमें तेल दिया महंगा, जिसकी क्वालिटी थी खराब, और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। अगर 10% तक तेल की कीमत बढ़ती है तो 0.4 से 0.5% तक की जीडीपी नीचे आएगी, और 10,500 करोड़ का नुकसान होगा भारतीय राजस्व को, सिर्फ एक दोस्त की बात मानने पर। और ऐसा ही कुछ वेनेजुएला के साथ भी हुआ, क्योंकि वेनेजुएला भी ऐसी ही कुछ सुविधाएं भारत को दे रहा था, उसे भी मना किया गया, मजबूर किया गया भारत को यूएस से तेल लेने में। नई सरकार आने के बाद सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम 66% तेल आयात करेंगे, 33% तेल अपने भारत में ही उत्पाद करेंगे। इन 6 सालों के दौरान कंजम्पशन था वो 28% बढ़ गया, लेकिन जो
उत्पादन का जो हमारा रेशो था वो बढ़ने के बजाय और घट गया। 18% जो कभी हुआ करता था वो 14.5% पे आ गया। इस कारण हमें और तेल आयात करना पड़ा। जो कि कभी 75% हुआ करता था वो 95% पर आ पहुंचा, जो अब 84% के आसपास है जो हम तेल आयात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत देश में ही उत्पादन करेगा, तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जो हमारे सी शोर हैं वो एक्सप्लोरेशन ONGC जो कि भारत की PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको एक्सप्लोरेशन का कार्य करना था, जो कि बताती है कि यहाँ ड्रिल करनी है, यहाँ इस तरीके से एक्सप्लोरेशन करना है। उसकी एक बजट हुआ करता था जो कि 11 साढ़े 11 हजार करोड़ के आसपास हुआ करता था एक्सप्लोरेशन का। लेकिन 2019 में उसका बजट 6,000 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि 5,500 करोड़ कम हुए। इस कम बजट से नुकसान ये हुआ कि जो उसकी एक्सप्लोरेशन करने की दर थी वो कम हो गई, संभावनाएं कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये जो कैश रिजर्व ONGC का था ये गेल और SGPC के शेयर खरीदने में हो गया, जो कि भारत सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का नतीजा था कि कोई इसे खरीदे, किसी और ने खरीदा नहीं, तो भारत की ONGC ने उसे खरीदा। अब जब इसे खरीदा तो पैसा किसके पास गया? भारत सरकार के पास गया। तो यहाँ का जो ONGC का पैसा लगना था तेल के लिए, जो तेल अगर मिलता वो जनता को मिलता और कम पैसों में मिलता, वो पैसा सरकार के पास गया। नुकसान कैसे हुआ? आम जनता को महंगा तेल आयात करके। 2014 तक इन कंपनियों द्वारा जो टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, वो सब टैक्स मिला के 1,72,000 करोड़ 2014 तक दिया जाता था सरकार को। अब ये टैक्स, ये डिविडेंड 2019-20 तक आते आते लगभग 3,33,000 करोड़ के आसपास दिए जाने लगा सरकार को। तो आपसे जो पैसा लिया जा रहा है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, वो तो है ही है, जो सेंट्रल एक्साइज के रूप में और वैट के रूप में लिया जा रहा है। जो कंपनियों से लिया जा रहा है वो अलग पैसा है। तो अब आप देखिए सरकार के रिसोर्सेस कितने बढ़ चुके हैं, जो फायदा निश्चित रूप से हर तरीके से सरकार को, लेकिन आम जनता को कितना फायदा हो रहा है? निल। देखिए हाल ही में हमने देखा कि कुछ टैक्सेस, GST का कलेक्शन, इनकम टैक्स की स्लैब्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो, ये सरकार ने कम किए हैं। अब सरकार ने एक तरफ जब कम किए तो दूसरी तरफ तो कहीं ना कहीं से उसका राजस्व लेना पड़ेगा, तो वो सरकार ने पेट्रोल के रूप में चुनाव 2018 के लोकसभा के चुनाव के समय 2 रुपए का एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी, जो कि चुनाव होने के बाद वापस आ गई। जैसे कि कहा जाता है कि इलेक्शन हो कि कहीं पे, तो वहां पेट्रोल कम दामों पर मिल सकता है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन तक। जैसा कि हमने असम में देखा कि 5% का उत्पादन शुल्क घटा दिया गया है। कर्नाटक चुनाव के समय भी हमने देखा कि 19 दिन तक पेट्रोल की कीमतों में कर्नाटक में कोई बढ़ावा नहीं देखा गया, लेकिन इलेक्शन के बाद वो कीमतें अपनी जगह पे आ चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें तो FRBM एक्ट 2003 के तहत सरकार को अपना घाटा पूरा करना होता है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो ऐसा ही 2023 तक का जो घाटा है वो सरकार को पूरा करना, इसीलिए सरकार इन टैक्सों में कोई रियायत देना शायद ही मंजूर करे। एक समय हुआ करता था जब इकोनॉमिक इशू पॉलिटिकल इशू बनता था। आज हम न्यूज़ चैनल खोल के देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिबेट हमें देखने को मिलती हैं, फ्री स्पीच पर एक पूरी लेक्चर सीरीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए कुछ समय के लिए इसमें सब्सिडी दी जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। उससे क्या होगा कि सरकार की इमेज भी पब्लिक सेंट्रिक बनेगी और पब्लिक के हाथ में कुछ पैसा आएगा। भले ही FRBM एक्ट के तहत वो घाटा थोड़े टाइम के लिए लंबा खिंच जाए, लेकिन उसकी पूर्ति आगे हो जाएगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान से तेल लेना शुरू किया जाए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर वार ना किया जाए, उसको सुधारा जाए गलती को, और जिसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे वो मैं यहाँ बात नहीं करना चाहूँगा। 2008 की अगर कीमत इस वक्त हो जाए $147
प्रति बैरल के आसपास, तिहरा शतक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मुझे ऑटो वॉन बिस्मार्क की याद आती है, जो बताते हैं कि इंसान दो समय पर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। नंबर 1 युद्ध से पहले, जंग से पहले, और नंबर 2 इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन के पहले जितने भी हमारे नेताओं ने, हमारे बाबाओं ने झूठ बोले, उन पे विश्वास ना करते हुए इकोनॉमी पे विश्वास रखिए, फैक्ट पे विश्वास रखिए, आपको कभी धोखा नहीं खाना पड़ेगा। तो इश्यूज पर नजर बनाए रखिए, चीजों को समझते रहिए। जय हिंद।